नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र के एक बहुत ही खास कोने में उतर रहे हैं, राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य। नमस्कार। हाँ, ये जगह वाकई खास है। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी है। ये बात इसे एक अलग ही महत्व देती है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। ये पश्चिमी घाट, मतलब जिसे हम सह्याद्री भी कहते हैं, हाँ, सह्याद्री। उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और सह्याद्री तो हम जानते हैं दुनिया के गिने चुने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। तो राधानगरी का महाराष्ट्र के 4 विश्व धरोहर स्थलों में शामिल होना इसके कुदरती और पारिस्थितिकीय महत्व को और भी पुख्ता करता है। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, ये रमन कुलकर्णी के YouTube चैनल पर एक वीडियो है, राधानगरी गौर की भूमि, उसके ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है। हाँ, हमारा इरादा है कि इस जानकारी से अहम और दिलचस्प बातें निकालें और समझें कि महाराष्ट्र का ये सबसे पुराना वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र आखिर इतना अनोखा क्यों है। हाँ, कोशिश यही रहेगी। हम इसके इतिहास को देखेंगे, यहाँ की जमीन की बनावट, मतलब भौगोलिक संरचनाएं कैसे इसे खास बनाती हैं, अच्छा। कौन से अनोखे पेड़ पौधे और जीव जंतु यहाँ मिलते हैं, और ये भी कि क्यों ये जगह सिर्फ मानसून में ही नहीं बल्कि साल भर नेचर लवर्स को खींचती है। और चलिए एक बड़ी दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। क्या किसी को पता है कि भारत में एक ऐसी गैको मतलब छिपकली की प्रजाति है हाँ। जिसकी त्वचा इंद्रधनुषी है और वो यहीं राधानगरी में मिली है। अरे वाह, ये कोल्हापुर ड्वार्फ गेको की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ये तो बस एक झलक है। ऐसी कई और बातें आज पता चलेंगी। तो शुरू करें? जरूर। सबसे पहले देखते हैं ये है कहाँ। तो राधानगरी अभयारण्य ये महाराष्ट्र में कोल्हापुर शहर से करीब 80 किलोमीटर पश्चिम में है। पश्चिम में? हाँ, पूरा इलाका सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, अपनी घनी हरियाली, घुमावदार पहाड़ियों और गहरी घाटियों के लिए मशहूर। और इसका इतिहास भी बड़ा रोचक है। छत्रपति शाहू महाराज का नाम आता है इसमें। हाँ, आजादी से पहले कोल्हापुर रियासत के महाराजा थे छत्रपति शाहू महाराज। उन्होंने इस इलाके को मुख्य रूप से शिकार के लिए रिजर्व रखा था। शिकार के लिए? अच्छा। हाँ, और उसी समय उन्होंने भोगावती नदी पर राधानगरी के पास वो बांध भी बनवाया था। हाँ, राधानगरी डैम, जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कोल्हापुर और आसपास के लिए पानी का अहम जरिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शिकार के लिए रिजर्व होने के बावजूद उनके इस कदम ने अनजाने में ही इस इलाके को बचाया। बचाया कैसे? मतलब बाहरी दखलंदाजी से लकड़ी खटाई या खेती के लिए जमीन का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो जो पुराना जंगल था और वहां के वन्यजीव थे वो काफी हद तक सुरक्षित रह गए। तो वाह, ये तो बिल्कुल ही अप्रत्याशित बात है। हाँ, दिखाता है कि संरक्षण के रास्ते कभी-कभी कैसे निकल आते हैं। सही कहा। मतलब शिकारगाह से शुरुआत और फिर संरक्षण की नींव पड़ गई। तो फिर इसे अभयारण्य का दर्जा कब मिला आधिकारिक तौर पर? वो मिला आजादी के बाद 1958 में। तब संरक्षण की सोच और मजबूत हुई थी। इसी जंगल के एक हिस्से को दाजीपुर वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। अच्छा, दाजीपुर। हाँ, और ये महाराष्ट्र का पहला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया था, अपने आप में एक मील का पत्थर। पहला? कमाल है। और फिर राधानगरी नाम कैसे पड़ा? वो पड़ा 1985 में। तब एक और बड़ा कदम उठाया गया। राधानगरी बांध का जो कैचमेंट एरिया था और पास में ही एक नया बांध बना था, काळम्मा वादी बांध। अच्छा। उसके पूरे कैचमेंट एरिया को मिलाकर एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र बनाया और इसे नाम दिया राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य। अच्छा, तो दोनों बांधों का इलाका मिला दिया? हाँ, लगभग 311.16 वर्ग किलोमीटर का एरिया। इससे पूरे इकोसिस्टम को एक साथ सुरक्षित करने में काफी मदद मिली। चलिए अब जरा यहाँ के प्राकृतिक आवास मतलब हैबिटेट्स पर बात करते हैं। सोर्स कहता है कि ये मुख्य रूप से सेमी एवरग्रीन जंगल है। इसका क्या मतलब हुआ? सेमी एवरग्रीन यानी अर्ध सदाबहार। मतलब यहाँ ऐसे पेड़ हैं जिनमें से कुछ साल भर हरे रहते हैं और कुछ खास मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं। अच्छा। तो जंगल का रूप मौसम के साथ बदलता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसके अंदरूनी हिस्सों में बहुत घने, पूरी तरह से सदाबहार जंगल के पैचेस भी हैं। पैचेस? हाँ, जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। स्थानीय लोग इन्हें डूंग कहते हैं। डूंग? हाँ, जैसे काला डूंग, पताला डूंग। ये बहुत घने अनडिस्टर्ब्ड जंगल के हिस्से हैं और ये कई दुर्लभ किस्म के पौधों और जीवों के लिए बहुत जरूरी हैं। बाप रे, मतलब घने जंगल के अंदर और भी घने हिस्से।
और सोर्स में खुले घास के मैदानों का भी जिक्र है। हाँ, वो भी जरूरी है। ये खुले मैदान शाकाहारी जानवरों के लिए चारागाह का काम करते हैं। जैसे गौर है, सांभर हिरण है, वो यहीं चरते हैं। लेकिन राधानगरी को जो चीज भौगोलिक रूप से सबसे अलग बनाती है, वो है यहाँ के बड़े बड़े खुले लेटराइट पठार। लेटराइट पठार? हाँ, स्थानीय भाषा में इन्हें सड़ा कहते हैं। सड़ा? ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ। ये क्या होते हैं और क्यों खास हैं? सड़ा असल में पहाड़ों की चोटी पर मिलने वाले समतल चट्टानी पठार है। मिट्टी लेटराइट होती है, मतलब लोहा और एल्यूमिनियम ज्यादा और बहुत पोरस। अच्छा। इस खास मिट्टी की वजह से यहाँ की वनस्पति भी बिल्कुल अलग होती है। गर्मियों में देखेंगे तो ये सड़ा बिल्कुल बंजर वीरान लगते हैं, लगेगा ही नहीं कि यहाँ कुछ उग सकता। लेकिन मॉनसून के बाद तस्वीर बदल जाती होगी? बिल्कुल, पूरी तरह से। मॉनसून के बाद खासकर अगस्त से अक्टूबर के बीच ये सड़ा जैसे जादू से बदल जाते हैं। जादू से? हाँ, ये रंग बिरंगे जंगली फूलों और घास की चादर से ढक जाते हैं। आप सोचिए, जहाँ कुछ महीने पहले सिर्फ पत्थर थे, वहाँ अब गुलाबी, पीले, सफेद, नीले अनगिनत रंगों के छोटे छोटे फूल खिले होते हैं। कमाल है। ईदगाह मार सड़ा, सवराय सड़ा जैसे पठारों पर उस समय घूमना एक अलग ही अनुभव है। ये नज़ारा वाकई अद्भुत है और राधानगरी की पहचान है। और ये सड़ा इकोसिस्टम बहुत नाजुक भी होते हैं। कई स्थानीय प्रजातियां यहीं मिलती हैं। वाह, चट्टानी पहाड़ों का फूलों की घाटी बन जाना, ये तो कल्पना से भी सुंदर लगता है। सोर्स में एक और दिलचस्प शब्द है देवरई। ये क्या है? देवरई मतलब देवताओं का वन? पवित्र उपवन कह सकते हैं। पवित्र उपवन? हाँ, ये जंगल के ऐसे हिस्से हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों ने अपनी धार्मिक आस्था और मान्यताओं के चलते सदियों से सुरक्षित रखा है। यहाँ पेड़ काटना, शिकार करना या किसी भी तरह की छेड़छाड़ मना होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चली आ रही है। तो ये पारंपरिक संरक्षण का एक तरीका हुआ? हाँ, और बहुत प्रभावी तरीका, क्योंकि इन देवरइयों में इंसानी दखल न के बराबर रहा है, तो यहाँ की मूल वनस्पति और जीव जंतु अपने असली रूप में सुरक्षित रह पाए हैं। आज ये देवरइयां कई संकटग्रस्त और दुर्लभ प्रजातियों के लिए एक तरह से जीन पूल का काम कर रही हैं, एक सुरक्षित भंडार जहां से इन प्रजातियों की आनुवांशिकता बच सकती है। ये तो पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक संरक्षण का बेहतरीन मेल है। बिल्कुल, दिखाता है कि समुदाय आधारित प्रयास कितने कारगर हो सकते हैं। वाकई प्रेरणादायक है। चलिए अब यहाँ की वनस्पति मतलब फ्लोरा पर आते हैं। सोर्स कहता है कि यहाँ पौधों की जबरदस्त विविधता है। बिल्कुल सही। राधानगरी पौधों में रुचि रखने वालों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। छोटी घास से लेकर विशाल पेड़ों तक फूलों और पौधों की इतनी किस्में हैं कि पूछिए मत। कहाँ उगते हैं ये? सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आपको पेड़ों के तनों पर उगने वाले ऑर्किड्स मिलेंगे, चट्टानों की दरारों से झांकते फर्न और काई मिलेगी, पानी के पास अलग तरह के पौधे उगते हैं। और इनके औषधीय महत्व का भी जिक्र था। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के कई पौधों में औषधीय गुण हैं जिनका इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा में होता आया है। कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो सिर्फ यहीं के लैटराइट पठारों या घने डूंग में ही पनपते हैं और कहीं नहीं मिलते। अच्छा। हाँ, स्थानीय समुदाय इस ज्ञान को सहेज कर रखते हैं और अब वैज्ञानिक भी इन पर शोध कर रहे हैं। अलग अलग मौसम में अलग अलग फूल खिलते हैं, जंगल साल भर रंग बदलता रहता है। वाकई पौधों की दुनिया भी यहाँ उतनी समृद्ध है। अब आते हैं यहाँ के जीव जंतुओं पर, फौना पर। जाहिर है नामी गौर की भूमि है तो गौर यानी भारतीय बाइसन तो खास होगा ही। निश्चित रूप से गौर राधानगरी की पहचान है। उसकी फ्लैगशिप स्पीशीज, भारत का सबसे बड़ा जंगली मवेशी। दिखता है आसानी से। हाँ, सुबह या शाम के समय पठारों पर या जंगल के किनारों पर गौर के झुंड दिख जाते हैं। कभी कभी वो कारवी नाम की एक झाड़ी है, उसे खाते हुए भी नजर आते हैं। इनकी मौजूदगी जंगल की सेहत का अच्छा संकेत है। गौर के अलावा बाघ? जंगल का राजा। हाँ, ये राधानगरी के लिए एक और बड़ी बात है। बाघ की मौजूदगी यहाँ नियमित रूप से दर्ज होती है। अच्छा, कैसे पता चलता है? वन विभाग ने जगह जगह कैमरा ट्रैप लगाए हैं। उनमें अक्सर बाघों की तस्वीरें और वीडियो आते रहते हैं। बाघ का होना बताता है कि जंगल स्वस्थ है, शिकार के लिए जानवर पर्याप्त हैं। बाघ के अलावा और कौन से बड़े स्तनधारी हैं? तेंदुए भी अच्छी संख्या में हैं, जो बाघ से थोड़े छोटे होते हैं लेकिन उतने ही फुर्तीले शिकारी। हाँ, लेपर्ड। स्लॉथ बेयर यानी भालू, सांबर हिरण और एक खास जानवर धारीदार गर्दन वाला नेवला, स्ट्राइप नेक्ड मुंगूस, वो भी यहाँ मिलता है। वाह। ये सब कैमरा ट्रैप में दर्ज हुए हैं।
ये सभी जंगल की फूड चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्तनधारियों की ये